टीम पहुंची है राजस्थान के तीर्थ स्थल पुष्कर में। पुष्कर विधानसभा 99 ये पुष्कर नगर पालिका, अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति तथा किशनगढ़ पंचायत समिति की 14 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करके बना हुआ है। यहाँ पर 2,50,000 से अधिक यहाँ मतदाता निवास करते हैं। दावेदारी की बात करें तो यहाँ पर कई दावेदार अभी सामने आए हैं। विधानसभा की बात करें तो पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर 10 साल भारतीय जनता पार्टी का और 10 साल कांग्रेस पार्टी का यहाँ राज रहा है। मेरी दावेदारी मेरे पक्ष में। आज हम बात करेंगे पुष्कर क्षेत्र के एक चर्चित युवा चेहरे की। हमारे संपादकीय प्रभारी नेमीचंद तंबोली आज इनसे सीधे सवाल पूछेंगे। विवेक जी, आपने दावेदारी की है, बहुत आपका स्वागत है। आप पिछले 24 वर्ष से वकालत कर रहे हैं और ऐसा पहले भी कभी अवसर आया था। इस बार एकदम से आपको क्या लगा कि दावेदारी आपकी होगी? मुझे ऐसा लगा कि तीर्थराज पुष्कर की जो हालत हो रखी है, जो विकास का कार्य यहाँ वर्षों से रुका हुआ है, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ घायल तो हर एक परिंदा है, परंतु अब जो है जिंदा रहना जरूरी है। उसके लिए तीर्थराज पुष्कर अब विकास की बागडोर आगे बढ़े, इसके लिए मैंने दावेदारी की है। क्योंकि सबसे बड़ी दावेदारी की बात यह है कि यहाँ स्थानीयवाद का मुद्दा दबंगाई से उठाया जा रहा है। या ब्रह्मा की नगरी है और ब्रह्मा की नगरी से ब्रह्मपुत्रों की दावेदारी बहुत प्रबल दावेदारी है। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ब्रह्मपुत्र का मतलब इस ब्रह्मा की नगरी के विधानसभा क्षेत्र में जो भी जाति संप्रदाय के लोग हैं वो सभी ब्रह्मपुत्र हैं। और ब्रह्मपुत्रों में भी तीर्थ पुरोहित उन्होंने इसकी आवाज़ उठाई है और दबंगाई से पुष्कर की आवाज़ को विधानसभा में ले जाने का मानस बनाया है कि पुष्कर को 50 साल पीछे विकास की ओर धकेल दिया गया। आप अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी से करेंगे या निर्दलीय के रूप में, इसका थोड़ा स्पष्ट करें। मैं अपनी दावेदारी कांग्रेस पार्टी से पूरी दबंगाई के साथ रख रहा हूँ। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या विचार रहेगा आपका? देखो, ये मैं तीर्थ पुरोहितों की ओर से, तीर्थराज पुष्कर की ओर से दावेदारी कर रहा हूँ। मैं एक अकेला विवेक पाराशर नहीं हूँ। यहाँ का हर एक तीर्थ पुरोहित, हर एक ब्राह्मण एक विवेक पाराशर की आवाज़ बनकर उठ रहा है और मैं उन सबकी आवाज़ उठकर सामने आया हूँ। क्योंकि जब इसका निर्णय वक्त आएगा तो सब सामूहिक रूप से लेंगे। क्योंकि वसूलों पर जहाँ आँच आए वह टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। आप पार्टी की बात करते हैं, पुष्कर विकास की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का भी पिछले 10 साल राज रहा था। डॉक्टर बाहेती जी, नसीम अख्तर, ये भी यहाँ से विधायक रहे। तब पार्टी ने क्या कुछ किया यहाँ? बाहेती जी को यहाँ से चुनाव लड़े बहुत लंबा वक्त हो गया। उसके बाद नसीम अख्तर जी यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुकी है। परिणाम आप सबके सामने है। पहले किन परिस्थितियों में चुनाव जीता गया और आज क्या परिस्थिति है कि 2 बार चुनाव भारी मतों से हम हार चुके हैं। इन सब कारणों का हमें अवलोकन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। और पार्टी स्तर पर भी ये चर्चा जोरों पर है। ऐसा नहीं है कि कोई चुनाव लड़ाना पार्टी को अहम नहीं रखता। इस बार जो मुद्दा है वो चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाना जरूरी है। स्थानीय मुद्दे की आप बात करते हैं, स्थानीय व्यक्तित्व की बात करते हैं, आप स्थानीय की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको स्थानीय से थोड़ा सा विकास बढ़ेगा या ब्राह्मण समाज, जो पाराशर समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं, उससे कुछ नया, कुछ नवाचार होने की आप उम्मीद रखते हैं? मैं उम्मीद ही नहीं रखता, बल्कि मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है कि आज तक जितने भी विधायक बने उन्होंने कभी पुष्कर सरोवर की घाट की सीढ़ियाँ उतर के नहीं देखी, कभी पुष्कर के अंदर डुबकी नहीं लगाई। पुष्कर सरोवर में जब एक रात नहीं बिताई तो पुष्कर का विकास क्या सोचेंगे? मेरा तो ये अनुरोध है कि जब भी तीर्थराज पुष्कर के विकास की बात होगी तो बैठकर इन घाटों पर ही होगी। उनकी जन समस्याएं भी इन घाटों पर ही सुनी जानी चाहिए। पुष्कर विधानसभा का विकास जब होगा जब पुष्कर विधानसभा का बेटा, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र के एरिया से आए, वो यदि चुनकर आएगा तो निश्चित रूप से विकास होगा। विकास के लिए विजन भी होना जरूरी है। ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व मिला है आम चुनाव 1952 से जब शुरू हुए, तो वहाँ से अगर देखा जाए तो काफ़ी ब्राह्मण समाज को या स्थानीय को अवसर मिला था। उस बारे में थोड़ा सा बताएं, आप क्या रहा? देखिए, मैं बता चुका हूँ कि ब्राह्मणों का जो इतिहास है यहाँ का बिल्कुल स्वर्णिम इतिहास है। 1952 में सबसे पहले जयनारायण शर्मा जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था, जो आज़ादी के बाद पुष्कर के पहले प्रथम विधायक बने थे। उसके बाद में 1962 में, 1967 में, 1972 में प्रभा मिश्रा जी ने चुनाव लड़ा था। वो भी भारी मतों से विजयी होकर बढ़त के साथ में उन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद 1980 के अंदर सूरज देवी मल्होत्रा को टिकट मिला
और उन्होंने भारी मतों से जीत अर्जित की। यानी ब्राह्मणों का जो प्रतिशत है वो 100% है। विधायक कोई भी ब्राह्मण प्रत्याशी आज तक चुनाव नहीं आ रहा है। अगर इस स्थानीय बात पर अगर कहें तो आपको क्या लगता है 1980 के बाद में पार्टी ने भी समय समय पर चुनाव जीता है पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से, आपको क्या लगता है दरकिनार करने का क्या कारण मानते हैं कि ब्राह्मण समाज को दरकिनार किया गया? आपकी दृष्टि से आपका विजन? दरअसल मेरा विजन ये है कि ब्राह्मण समाज ने कभी भी जो है किसी भी अन्य समाज को जब जब टिकट दिया कभी विरोध नहीं किया और उसका साथ दिया, जिसको उन्होंने कहा कि ये 36 कौम की विधानसभा है, एक कौम का ठेका नहीं है। तो कभी भी ब्राह्मणों ने इसे इस बात का ठेका नहीं बनाया कि ये सीट जो है खाली एक ही कौम के पास रहे। ये 36 कौमों की सीट है, परंतु इस बात को बीते हुए करीबन यहाँ 50 वर्ष करीब होने को आ गए जब टिकट नहीं दिया, पुष्कर विकास की गति को पीछे छोड़ दिया। तो हमारे वजूद के बावजूद, हमारे अस्तित्व के बावजूद, हमारी पॉपुलेशन के बावजूद और हमारे खुद के स्थानीयवाद के बावजूद, या पर्यटन स्थल की तरह यहाँ लोग बाहर से आते हैं जिनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ के रहने वाले नहीं है, इस क्षेत्र की उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ना उनका पीआर है, ना यहाँ इनका ससुराल है, वो लोग यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये धार्मिक स्थल है, इसे पर्यटन स्थल नहीं बनाए और यहाँ पर खाली विधायक का चुनाव लड़कर अपने अपने क्षेत्रों में चले जाते हैं। आपकी दावेदारी आप रख रहे हैं, तो ऐसा कोई दावा बताइए, दो ऐसी बातें जिसको आप पुष्कर में उसको शामिल करना चाहते हैं कि अब मुझे अगर एमएलए का टिकट देते हैं तो मेरा ये विजन रहेगा, मैं पुष्कर में ये इनोवेशन, ये नवाचार। मैं पुष्कर के अंदर बता दूं, इतने साल तक पुष्कर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। पुष्कर के अंदर यदि आदमी प्रवेश करता है तो उसे लगना चाहिए कि मैं एक धार्मिक स्थल पुष्कर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। पुष्कर के अंदर प्रवेश के साथ ही या भगवान परशुराम की, भगवान वेदव्यास की, भगवान पाराशर ऋषि की, सप्त ऋषि की या मूर्तियां लगी हुई होनी चाहिए, जिससे प्रवेश करते ही आदमी के अंदर धार्मिक भावनाओं का उद्भव हो, ऐसा लगना चाहिए उसे तीर्थ स्थल के अंदर आया है। अगर धार्मिक भावना की बात करें तो पुष्कर की एंट्री जो अजमेर में रीजनल कॉलेज से बात करते हैं, वहाँ जिस तरीके से जो भी दुकान वगैरह जो खुली हुई है वाइन की या और जो भी कुछ, तो इस पे भी कभी पार्टी आपकी सरकार थी, इस पर कभी कोई विचार किया आपने? दरअसल मैं आपको बता दूं, सरकार किसी भी पार्टी की हो, विजन जो होता है स्थानीय विधायक का ही होता है। आज मैं डॉक्टर रघु शर्मा जी की बात करूं कि उन्होंने केकड़ी को जिला बना दिया, केकड़ी के अंदर विकास की गंगा बहा दी। विधायक तो सभी थे, परंतु विकास का विजन होना चाहिए। कोई भी सरकार जब तक कुछ नहीं कर सकती कि उसके कुछ मापदंड होते हैं, उसे पेपर वर्क करना होता है, उसे कानून की जानकारी होनी होती है। ये सब चीज़ें जब पेपर वर्क पे लाई जाती है तो सरकार उसे तभी इम्प्लीमेंट कर पाती है। उसका काम विधायक का है। विधायक खाली फूट डालो राज करो की नीति पर चलेगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा। रघु शर्मा जी ने जो विकास किया उतना ही विकास पुष्कर के अंदर तभी होगा जब पुष्कर में ब्रह्म पुत्र यहाँ विधायक बनकर आए। सरकार ने आपको जो भी अवसर दिया, लोक अभियोजक के रूप में अपने कार्यकाल में 2 बार मनोनीत किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको जिस तरीके से पार्टी कार्यकर्ता को कुछ दायित्व या कुछ जिम्मेदारी देनी चाहिए वो सरकार ने दे दी, तो अब एमएलए का आपके लिए दूर की कौड़ी साबित हो? इस बारे में क्या कहें? ये बात क्या होता है कि जब भी कोई कार्यकर्ता काम करता है तो उसे जिम्मेदारी दी जाती है। मैंने चूँकि मैं बहुत 30 सालों से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर रघु शर्मा जी का चीफ इलेक्शन एजेंट रहा, मैं रिजू झुंझुनवाला जी का चीफ इलेक्शन एजेंट रहा, उसके बाद मैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी का चीफ इलेक्शन एजेंट रहा, मैं महेंद्र सिंह रलावता जी का चीफ इलेक्शन एजेंट रहा। तमाम चुनाव जो करीबन 30 सालों से होते आ रहे हैं वो मेरी मेहनत उसमें चीफ इलेक्शन के एजेंट के रूप में बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैंने खूब काम किया पार्टी का। मुझे लोक अभियोजक की 2 बार जिम्मेदारी दी तो मैंने वहाँ भी नए आयाम स्थापित किए। तीर्थराज पुष्कर में मैंने राजस्थान के सारे सरकारी वकीलों के एक बड़े बड़े आयोजन कराए, जिसमें विजय रथ 2023, जिसमें अशोक गहलोत जी की सरकार वापस रिपीट हो, इसका झंडा बुलंद करने के लिए राजस्थान के सारे अधिवक्ताओं को पुष्कर के अंदर सरकार की रीति का प्रचार करने के लिए बुलाया, कई काम किए। आपको तो क्या लगता है कि राजस्थान की जो सरकार है, अशोक गहलोत जी की सरकार फिर से रिपीट होगी? कोई ऐसे महत्वपूर्ण इस बात पे तो मैं कहूँगा कि अब विचार कर देना ही छोड़ देना चाहिए कि रिपीट होगी। 100% रिपीट तो हो रही है, सरकार रिपीट हो रही है, पर अब जो हमारा जो टारगेट जो सरकार ने दिया है वो 156 सीटों का दिया है। अब 56 इंच का सीना तो 36 इंच का हो गया, पर अशोक गहलोत जी ने टारगेट 156 सीटों का दिया है, वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। परंतु उसके लिए एक सीट महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं तीर्थराज पुष्कर एक ऐसी महत्वपूर्ण सीट है, जब यहाँ गलत प्रत्याशी को चुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा है तो अजमेर जिले की सीटें कम हुई है। विवेक जी, आपने ब्रह्मपुत्र की बात की है, तो पुष्कर के जो ब्राह्मण हैं उनका स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कैसा है? मैं बताऊं, मैं नहीं बता रहा, मैंने आपको पहले भी कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, दस्तावेज झूठ नहीं बोलते हैं। पुष्कर का इतिहास मैंने बताया, 5 बार यहाँ ब्राह्मण विधायक रहे। आज़ादी के बाद तक आज तक जितने भी चेयरमैन बने वो आरक्षित सीट को छोड़ दो तो 100% ब्राह्मण चेयरमैन बने। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो यहाँ सारे पार्षद
आरक्षित सीट को छोड़कर सारे ब्राह्मण समुदाय से है। वो यूं ही निर्वाचित नहीं हुए, उनका जनाधार है। क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जो 36 कौमों से सीधा हृदय से जुड़ा हुआ है। उनके जो 16 संस्कार होते हैं उनमें जन्म मरण परण से लेकर उनके पैदा होने से लेकर मृत्यु तक उनके साथ रहता है। और बुजुर्ग लोग जो समाज के वो उनकी इज्जत करते हैं, और वह छोटे लोगों जो ब्राह्मण समाज के बच्चे हैं उनको वो लोग गले लगाते हैं। 36 कौमों में हमारा सीधा दिल से संपर्क जुड़ा हुआ है। विवेक जी, आप विधायक बनकर जन सेवा करना चाहते हैं, आप ये बताएं कि जो वर्तमान में आपने यहाँ पर कोई ऐसा कार्य किया है जिसको आप बता सके कि मैंने ये काम किया है? मैं अपने काम की बड़ाई खुद करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, परंतु मैं आपको बता दूं, तीर्थराज पुष्कर का बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पर मोक्षधाम है। मोक्षधाम में 50 साल में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई, कभी झाड़ू नहीं लगी। उस मोक्षधाम के अंदर 50 लाख से अधिक का विकास कार्य हो चुका है, जिसे बच्चा बच्चा वाकिफ है। जबकि वहाँ दाह संस्कार में विधायक भी समय समय पर आते हैं, सांसद भी आते हैं, परंतु उन्होंने उसकी दुर्दशा देखने के बाद में भी वहाँ पर आए तो सही, परंतु उन्होंने पुष्कर के विकास के लिए आंसू नहीं पाया। और मैं आपको आश्चर्य की बात बता दूं कि 50 लाख का जो काम कराया वो यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने जनसहयोग से कराया है। एक फूटी कोड़ी भी न किसी विधायक ने दिए न कोई सांसद ने दिए। ये एक बड़ी मतलब सोचनीय बिंदु है। इस पर पुष्कर के नागरिकों को और मतदाताओं को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। विवेक जी, आप पुष्कर के विकास की बात करते हैं, कई सरकारें आई और गई, भारतीय जनता पार्टी की भी आई, कांग्रेस की भी आई। पुष्कर के हालात अभी भी वैसे के वैसे हैं, तो क्या कांग्रेस के जो विधायक यहाँ से निर्वाचित हुए उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया? मैं आपको बता दूं, विधायकों ने यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। यहाँ पर आप देखें कि जो वर्तमान विधायक है वो कभी किसी समस्या को लेकर गंजे हो जाते हैं, गंजे होकर विधानसभा में चले जाते हैं। बिजली की बात हो तो बिजली का खंभा लेकर चले जाते हैं, अयोध्या की बात हो तो मिट्टी लेकर चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये नौटंकी और ड्रामा जो है उससे काम होने वाला नहीं है। उसके लिए विजन चाहिए, धरातल पर काम चाहिए, कागजी कार्रवाई चाहिए। परंतु सरोवर की पूजा अर्चना करने आते कई बार तो कहते हैं कि सरोवर की पूजा अर्चना करता हूँ। सरोवर की पूजा अर्चना करने से कुछ नहीं होता है। पूजा अर्चना की होगी, परंतु पूजा अर्चना करने से उन्होंने पूछिए कभी पुष्कर के विकास के लिए सरोवर पर 2 घंटे बैठे, कभी पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई है? घाट पर सफेद कुर्ते पजामे पहनकर चश्मा लगाकर आ जाने से कुछ नहीं होता। उस चश्मे में चाहिए कि आपको दूर दराज और दूरदर्शिता नजर तो आए, वो आज तक नजर नहीं आई। विवेक जी, एक मुद्दा और है कि वर्तमान में जो पुष्कर है ये एक जातिवाद का गढ़ बन चुका है। कोई कहता है मैं रावत हूँ मुझे टिकट दिया जाए, मैं मुस्लिम हूँ मुझे टिकट दिया जाए, मैं जाट हूँ मुझे टिकट दिया जाए, जबकि ब्राह्मण तो बहुत कम है, वो टिकट किस आधार पर मांग रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि सभी जातियों का अधिकार है कि वो अपने तरफ से टिकट मांगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि ना गीता बुरी है, ना कुरान बुरी है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना भगवान बुरा है, ना अल्लाह बुरा है, पर उनके दिमाग में जो शैतान घुसा हुआ वो बुरा है। परंतु अघोषित आरक्षण किसी भी जाति का हो नहीं होना चाहिए। इसी कारण 36 कौम का प्रतिनिधित्व करने के लिए इस बार दावेदारी की गई है। ये एक कौम की दावेदारी नहीं है, यहाँ अघोषित आरक्षण कतई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। 2008 में यहाँ से नसीम अख्तर चुनाव जीती, वो राज्य मंत्री बनी। वो प्रियंका गांधी की भी बहुत खास है। अभी जो पैदल यात्रा हुई राहुल गांधी की, उनके साथ उन्होंने कदम से कदम चला के भी कदमताल करी। ऐसे में क्या वो यहाँ से मजबूत कैंडिडेट नहीं? मुझे बताइए, राहुल गांधी के साथ 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने उनके साथ में यात्राएं करी। यदि हर व्यक्ति यदि राहुल गांधी जी के साथ पैदल चलकर टिकट मांगेगा तो 1 करोड़ टिकट तो वितरित नहीं किए जा सकते। पार्टी का इस बार एक ही फार्मूला है, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, टिकाऊ कैंडिडेट चाहिए। खाली मैं कहूँ टिकट लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे एक हंसराज भारद्वाज जी जो विधि मंत्री थे भारत सरकार के, उनकी बात याद आती है कि उन्होंने कहा था एक बार कि यदि आपको लगता है कि आप चुनाव नहीं जीत सकते और आप पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, मेहनती है और पार्टी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु चुनाव नहीं जीत सकते, तो आपको टिकट नहीं मांगना चाहिए और एक सीट आपको खराब नहीं करनी चाहिए। तो मैं इस परिप्रेक्ष्य में यही कहूँगा कि सीट खराब नहीं करे। पार्टी में बहुत सारी जगह है, हंसराज भारद्वाज जी की बात को अपनाएं। पार्टी में बहुत जगह, मैं नहीं कहूँगा कि वो विधायक उनके लिए उपयुक्त है, विधायक के अलावा भी कई पद है पार्टी में, उनको नेतृत्व संभालना चाहिए, उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में आना चाहिए। स्थानीयवाद ही क्यों? स्थानीयवाद इसलिए, मुझे आप बताइए कि यदि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर का व्यक्ति जो वहाँ की गली गली, चप्पे चप्पे, घाट घाट, तीर्थ स्थान, एक एक चीज़ से वाकिफ है, वो चुनाव लड़ेगा तो उसे पता होगा। मैं तो ये बता दूं कई माहिती जी भी रहे हैं और पुष्कर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका निवास आता है, तो उनका भी कांग्रेस से काफ़ी रहा, वो यहाँ विधायक भी रहे, तो क्या कहना स्थानीयवाद में वहाँ पर कुछ विकास नहीं है? देखिए, डॉक्टर श्री गोपाल जी ने जब चुनाव लड़ा था वो 1 दशक से ज़्यादा की बात हो गई, करीबन 15 साल इसको बीत चुके हैं
उसके बाद में वो जो है शुरू से वो अजमेर उत्तर की विधानसभा की और उन्होंने रुख कर लिया, और उसके बाद पुष्कर अब 15 साल बाद जब वो आ रहे हैं तो वो जो संभालेंगे वो एक अलग बात है कि वो उसके बाद में उन्होंने उत्तर विधानसभा का क्षेत्र संभाल लिया। पुष्कर के लोकल लोग चाहते हैं कि यहाँ का स्थानीय नागरिक हो, युवा कैंडिडेट हो, क्योंकि जो है कि अब बुजुर्गों के आराम करने की बारी है, क्षेत्र की तरक्की युवाओं की जिम्मेदारी है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के भारती जी काफ़ी निकट हैं, और ऐसी स्थिति में अगर उनको टिकट मिलता तो आपकी क्या भूमिका है? देखो, मैं आपको बता दूं कि अब पार्टी के अंदर कर्नाटक के चुनाव के आधार पर यहाँ पर जो है टिकट वितरण होगा। किसी व्यक्ति विशेष का निजी खास होने से, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। पार्टी का एक ही मापदंड है कि कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, और एकमात्र आधार है जीत जीत जीत। आपको क्या लगता है भारती जी जिताऊ नहीं है? आपकी नज़र से क्या मानते हैं? देखो, मैं मेरी नज़र से कुछ नहीं बताना चाहता, क्योंकि इस पर पार्टी की पैनी नज़र है। पार्टी अपने स्तर पर कई जो है सर्वे करा रही है, और सर्वे कराने से ही मालूम पड़ेगा कि कौन जिताऊ और कौन टिकाऊ है। विवेक जी, आप एक बताएं कि भारतीय जनता पार्टी है वो है हिंदुत्व की छवि लेकर मैदान में आती है। नरेंद्र मोदी हमेशा काशी वाराणसी जाते हैं, वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और उसको प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसका लाभ पूरे हिंदुस्तान की सीटों पर उन्हें मिलता है। अशोक गहलोत ने भी यहाँ पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना की है, तो ऐसे में आपका मानना है कि ब्रह्म नगरी जो है यहाँ पर अगर किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाए तो उसका फायदा पार्टी को कहीं और भी होगा? देखिए, माननीय यशस्वी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने जो काम पुष्कर के लिए किया है वो ऐतिहासिक काम किया है, परंतु उसके लिए अब जरूरत है सही उम्मीदवार की, ताकि वो उनके जो काम किए, जो उन्होंने यहाँ पर लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित कराए, हिंदुओं की भावनाओं का पूरा ध्यान रखा, हर संप्रदाय 36 कौमों की भावना का ध्यान रखा, यहाँ सुरसुरा धाम और जो भी पूरे एरिया के अंदर जितने भी तीर्थ स्थल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ गुरुद्वारे में भी बहुत जबरदस्त विकास हुआ है। या हम देखेंगे कि तो इस विकास का ध्यान जब भी रखा जा सकता है जब उम्मीदवार सही हो। उम्मीदवार सही होगा तो अशोक गहलोत जी की भावनाएं जो है वो पूरे राजस्थान तक जाएगी। मैं बताता हूँ कि यदि ब्रह्मपुत्र को पुष्कर से टिकट दिया जाता तो ये संदेश पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में जाएगा। मुझे बताइए वो दृश्य जब कैसा लगेगा जब यहाँ का जो है विधायक ब्राह्मण हो और कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री आते हैं और उसकी पूजा ही जो है तीर्थ पुरोहित विधायक के रूप में कराता है, तो वो दृश्य अद्भुत होगा, यादगार होगा। क्या ऐसा यादगार क्षण पार्टी नहीं चाहेगी, पुष्कर के निवासी नहीं चाहेंगे या राज्य के मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे? देखिए, एक और यहाँ पर कैंडिडेट जो दावेदारी की है और जिसे मिनी मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा जा रहा, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र जी राठौड़, तो आपको क्या लगता है कि राठौड़ साहब जो अभी काम कर रहे हैं उनकी जो कार्यशैली वो कहीं ना कहीं पुष्कर को फायदा पहुँचाने वाली हो सकती है? देखो, धर्मेंद्र सिंह राठौड़ साहब जो नान के हैं और आरटीडीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने भी यहाँ पर शंकराचार्य के बाद कहूँगा मैं कि अशोक गहलोत जी के निर्देश पर उन्होंने कई विकास कार्य कराने का प्रयास किया। पुष्कर के अंदर प्रवेश पर जो द्वार बन रहा है वो बहुत बड़ा द्वार उनके प्रयास से बन रहा है। ब्रह्मा मंदिर का जो अभी विकास हुआ वो उन्हीं की देन है। उसके अलावा यहाँ 15-20 बीघा के अंदर एक बगीचा भी बन रहा है और उसका निश्चित रूप से फायदा होगा। अब चूंकि वो उत्तर विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने दावेदारी रखी है और जब मैं बताता हूँ कि जो समीकरण बन रहे हैं, यदि उत्तर से धर्मेंद्र सिंह राठौड़ जी चुनाव लड़ते हैं और यहाँ के विकास को देखते हैं तो पुष्कर और अजमेर में जो दूरी है वो 10 किलोमीटर की है। और मैं ये भी कहूँगा कि राजपूत और ब्राह्मण की जो यारी है यदि वो चलती रही तो बुलेट की रफ्तार पर भी भारी पड़ेगी। पार्टी में आप इतने साल से हैं, 24 साल से आप वकालत कर रहे हैं, आपके वकालत के गुरु भी कांग्रेस पार्टी से हैं, तो आपको कभी किसी पद पर और कहीं रखा या आपने डिमांड की या आपको कोई पद संगठन में भी दिया गया है? देखिए, मैं प्रारंभ से ही जो है निचले संगठन से जुड़कर ऊपर तक पहुँचा हूँ। मैं सबसे पहले एनएसयूए पुष्कर का अध्यक्ष रहा, उसके बाद एनएसयूए देहात का अध्यक्ष रहा, उसके बाद में मैं यूथ कांग्रेस का महासचिव रहा पूरे जिले का, उसके बाद में मैं कांग्रेस कमेटी के अंदर मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा और कई जगह प्रभारी बनाकर मुझे भेजा गया। मैं जो पूर्व मंत्री श्री जसराज जयपाल है उनका शिष्य रहा हूँ और राजनीति को नज़दीक से मैंने उनके साथ देखा। उनकी पत्नी धर्मपत्नी श्री भगवती देवी जी भी मंत्री थी और उनके पुत्र डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी भी विधायक है। तो राजनीति मैंने उनके बिल्कुल परिवार में रहकर, उनके साथ रहकर, बिल्कुल वो 10 साल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, मैंने बिल्कुल समीप से राजनीति को देखा। तो उस परिप्रेक्ष्य में पुष्कर से ब्रह्मपुत्र का मामला बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। यदि पार्टी किसी भी प्रकार का सर्वे करा ले तो हर एक पुष्कर के स्थानीय नागरिक से एक ही आवाज़ आएगी 36 कौम की कि इस बार ब्रह्मपुत्र को मौका दिया जाना चाहिए। ब्रह्मपुत्र और 36 कौम का आपने नाम लिया, तो आप मेरे को बताएं क्या ब्रह्मपुत्र 36 कौमों को साथ लेके चलेगा? मैं बताता हूँ कि ब्रह्मपुत्र का मतलब ही 36 कौम है
क्योंकि पुष्कर विधानसभा जो ब्रह्मा की नगरी का विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति संप्रदाय का मतदाता है, वो ब्रह्मपुत्र ही है। ब्रह्मपुत्र का दायरा छोटा करने की कोशिश लोग कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है, 36 कौम का मतलब ही ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र जो हर विधानसभा का नागरिक यहाँ का ब्रह्मपुत्र है। अगर आप बात करें यहाँ पर स्थानीय की, तो पारासर यानी कि पूरा ब्राह्मण समाज जो बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर उसमें वोटर की गिनती पे अगर जाएँ तो चौथे या पाँचवें पायदान पर आता है। रावत और जाट बाहुल्य है। क्या इसका कहना आपको लगता है कि कुछ डैमेज होगा टिकट मिलता है तो? मैं आपको बता दूं कि डैमेज होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, क्योंकि एक पार्टी की तरफ से तो अघोषित आरक्षण हो रखा है, और उन्होंने खुद ने ही, उनके समाज में इतनी फूट है कि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि पुष्कर की ये मजबूरी है, परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन सब चाहते हैं। ये कौम जो है, सारी कौम मिलकर चुनाव लड़ रही है। खाली मैं ब्रह्मपुत्र होने के नाते टिकट नहीं मांग रहा, 35 कौम सारी साथ है, और सब जुड़कर, एक दूसरे से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। 36 कौम का जो साथ है वो इस पुष्कर के लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि पुष्कर में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सैकड़ों मंदिर है, हर समाज के घाट है, धर्मशाला है, उन सबके तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण है। हर तीर्थ पुरोहित की भावना सीधे अपने यजमान से जुड़ी हुई, वो 36 ही कौमों का है। तो उन सब की जो भावना है, वो टिकट जो मांग रहे हैं, वो 36 कौम यहाँ पर मिलकर मांग रही है। अकेला ब्रह्मपुत्र जो है ना, अकेले के दम पर नहीं मांग रहा है। हर एक की भावना, या बारी सिस्टम है, या मंदिरों में बारी चीज होती है। अजमेर में कांग्रेस पार्टी के पिछले 2-3 महीने से काफ़ी पर्यवेक्षक यहाँ आए हैं, और जितने भी दावेदार हैं उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है। आपने भी अपना पक्ष रखा, और जैसा कि हमें मीडिया के माध्यम से उदय से पता चला कि पर्यवेक्षक को आप पुष्कर का जो ये सरोवर है यहाँ तक भी लेकर, आपको क्या लगता है उनका क्या आश्वासन था? आपका अंतर्मन क्या कहता है? देखो, मेरा अंतर्मन कहता है कि तीर्थराज पुष्कर की धरती से स्थानीय नागरिक को, जो पुष्कर का ब्रह्मपुत्र है, उसे इस बार जरूर वो मौका देंगे। क्योंकि ऑब्जर्व कहना है कि आपको कोई आश्वासन मिला, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को आश्वासन मिला कि मुझे टिकट मिल जाए? देखिए, पार्टी के अंदर क्योंकि एक स्तर पर टिकट नहीं दिया जाता, करीबन इसके इस बार कर्नाटक की तर्ज पर 15-16 स्तर है। उन सब स्तरों को पार करने के बाद टिकट तय होता है। पार्टी 100 चीज़ें सोचकर टिकट देती है। मुझे लगता है कि यदि 100 चीज़ें सोचेगी तो मुझे लगता है 99 चीज़ें उनको इसके पक्ष में नजर आएगी, क्योंकि पार्टी सीट नहीं हारना चाहती। हम भी जो टिकट मांग रहे हैं वो पार्टी की जीत के लिए मांग रहे हैं, पार्टी का जीत का आधार है। क्योंकि हमारा दिल जब रोता है जब पार्टी की जीत तीर्थराज पुष्कर से नहीं होती। मान लिया एमएलए का दावा आपका खरा उतरता है, पार्टी आपको एक सिपाही के रूप में अवतार देती है, आपको आपकी जो संभावनाएं हैं वहाँ तक पहुँचते हैं, तो कोई 2 काम ऐसे बताइए जो बिल्कुल नए होंगे जो आप पुष्कर में करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो नया काम होगा वो तो ये होगा कि पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर के अंदर जो गंदा पानी जाता है, जिससे सारे पूरे देश के हिंदुओं की धार्मिक आस्था आहत होती है, वो पानी रुके, और उसके लिए चाहे रात दिन काम करना पड़े। पहला काम, सबसे पहले दिन से इसी चीज़ की शुरुआत होगी कि तीर्थराज पुष्कर के अंदर ना गंदा पानी जाए, ना आवारा पशुओं की एंट्री हो। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, 36 कोशीय परिक्रमा है। जैसे गोवर्धन नाथ के अंदर लोग परिक्रमा लगाते हैं, तीर्थराज पुष्कर की भी 36 कोस की परिक्रमा है, परंतु वहाँ भी सीवरेज का पानी जगह जगह बहता है, वो रोकना प्राथमिकता होगी। मेरा निवेदन है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि तीर्थ को बचाया जाएगा तो सारे मुद्दे उसमें कवर हो जाएंगे। और पुष्कर जो है, वाराणसी से ऊपर, उज्जैन महाकाल से ऊपर ये तीर्थ का जो स्वरूप है वो नजर आएगा, और आपको खुद ही लगेगा कि मैं कहाँ आया हूँ। यह थे विवेक पाराशर, जिन्होंने बताया कि जो तीर्थ गुरु पुष्कर है उसकी महिमा पूरे भारतवर्ष में है। यहाँ का चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी विकास तभी संभव है जब स्थानीय किसी ब्रह्मपुत्र को टिकट दिया जाए। विवेक पाराशर ने इस बार पूरी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर दी है। मैं इनके लिए यही कहूँगा, परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ने की, वह तो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिले आसमान। विवेक पाराशर ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने दम पर पुष्कर क्षेत्र में कई अनेकों विकास कार्य करवाए हैं। अब ऐसा में देखना होगा कि आने वाले समय में पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। मैं तीर्थ गुरु पुष्कर से नेमीचंद तंबोली जी के साथ विजय पाराशर।